इस गठबंधन की पहली चुनावी संयुक्त महारैली में इकट्ठा हुए इन पार्टियों के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग इस बने गठबंधन के अपने इस क्षेत्र के सभी लोकसभा उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ श्री अखिलेश यादव को तथा राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह जी को भी सुनने के लिए यहाँ देवबंद कस्बे में लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पहुंचे हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और खासकर इस रैली में, इस महारैली में मैं अपनी महिलाओं की तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आज ये अपने सभी कामकाज छोड़कर हमें सुनने के लिए यहाँ अपार संख्या में पहुंची है। इसके साथ ही मुझे अब ऐसा लगता है कि आज जैसे ही आपकी इस अपार भीड़ की जानकारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिलेगी तो फिर वे इस बने गठबंधन से घबराकर अब जरूर पगला जाएंगे। और अब वे यहाँ कभी भी अपने इस गठबंधन के बारे में शराब के साथ साथ और भी ना जाने क्या क्या बोलने लग जाएंगे, जिनका अब आपको कुछ भी संज्ञान नहीं लेना है। लेकिन अब इनके इस घबराहट से आपको ये जरूर मानकर चलना चाहिए कि इस बार चुनाव में या खासकर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जा रही है और गठबंधन आ रहा है। बशर्ते यदि इन्होंने इस चुनाव में यहाँ फिर से वोटिंग मशीनों में कोई बेईमानी व गड़बड़ी आदि नहीं की। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट में बने अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ शुरू में कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी एवं अन्य और पार्टियों के ही हाथों में केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों में भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा है। और इस मामले में लगभग यही स्थिति हमें अन्य और पार्टियों की भी यहाँ देखने के लिए मिली है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में इनकी सरकार की शुरू से ही चल रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। जिसे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश व आम जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। इसके साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी, जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। जिस पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं अध कच्चे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ही ज्यादातर जुटे रहे हैं। और इन्होंने अपना ये अभियान पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके जबरदस्ती के किए गए इन कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार व आयोजन पर भी इन्होंने देश की जनता के कई हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खर्च और कर दिए हैं, जबकि इस अपार धन को यहाँ देश के अति गरीब व अति बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इनकी पार्टी व सरकार तथा खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इन सब लोगों के हितों के कार्यों के मामले में वास्तव में सही, ईमानदार व गंभीर होते, तो फिर अब इन्होंने चुनाव के नजदीक जो भी यहाँ जबरदस्ती के शिलान्यास व घोषणाएं आदि की हैं, तो इनको ये सभी कार्य यहाँ चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके खास चहेते व बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में ही लगी रही है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगी रही है। इसके साथ ही आप लोग साइलेंट हो जाओ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले देश की आम जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में
जो भी इन्हें सौगातें दी हैं तो ये ज़्यादातर इनकी केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए दी गई नामचार की खोखली चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज़्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसके साथ ही यहाँ गन्ना किसानों का बकाया पड़ा व इनकी पूरी कर्ज माफी का मामला तथा इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी ज़्यादातर अब इनकी सरकारी फाइलों में या फिर इनकी खोखली बयानबाजी में ही सिमट कर रह गई हैं। जबकि आप लोगों को ये मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही थी तो मैं पश्चिमी यूपी के किसान भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में, आपके पश्चिमी यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों का और खासकर गन्ना किसानों का जो बकाया पड़ा था तो उसको हमने पूरा अदा कराया। और इतना ही नहीं, जिन प्राइवेट मिल मालिकों ने किसानों का बकाया नहीं दिया तो मेरी सरकार ने बिना कोई देरी किए हुए उन्हें जेल की सलाखों के अंदर भेज दिया था। ये भी आप लोगों को मालूम है। और मैं आज आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो फिर पूरे देश में राज्यों को इतने सख्त निर्देश दिए जाएंगे, फिर किसानों का किसी भी फसल का बकाया आप लोगों को नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है। बशर्ते जब तक यहाँ इनकी वे अन्य विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है, जिसके कारण ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण तो अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी की सरकार में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े धन्ना सेठों व पूंजीपतियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा इन्हें जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने नियम व कानूनों को भी अब इस सरकार में भी अधिकतर प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसके कारण अभी भी इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है और इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के नजदीक
देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से भी इनका पूर्ण रूप से उत्थान होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है और साथ ही इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। और खासकर कांग्रेसी सरकार में बोफोर्स का मामला और अब वर्तमान बीजेपी की सरकार में राफेल का मामला भी इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा जानी माली नुकसान भी हो चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने केंद्र में पूर्व में रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी सरकार की खासकर सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी अपनी विपक्षी पार्टियों के खासकर प्रभावशाली लोगों को जबरन फर्जी व गलत मामलों में फंसा के उन्हें कमजोर करने के लिए ही इनका काफी ज्यादा दुरुपयोग भी किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। और अब मेरा यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे देश व आम जनहित के मामलों में ज्यादातर विफली साबित हुई हैं, जिन्हें देश की जनता एक बार नहीं बल्कि कई बार आजमा भी चुकी है। और अब आपको इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और अब आप लोगों को इस चुनाव में इन सभी विरोधी पार्टियों को यहाँ केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर आने नहीं देना है, जिनको आप लोग काफी आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेगी, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है, चुनाव के दौरान यहाँ विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उड़ता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी या दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में
अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही यहाँ खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बनकर रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में अब इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनकी सरकार को इस मामले में पूर्व में यह देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसके कारण ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब फिर से इस चुनाव में खासकर इस पार्टी के यानी कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने देश के अति गरीब लोगों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। और वैसे भी केंद्र व राज्यों में हर 5 वर्ष में यहाँ ज्यादातर सत्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं, जिसे खास ध्यान में रखकर हमारा इस संदर्भ में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या यहाँ हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है।